तो इस प्रकार का हमें क्या दिया हुआ है मैम, हमें कॉलम दिया हुआ है। अब कॉलम में ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है क्या दी हुई है, एड्सॉर्प्शन प्रिंसिपल में बेसिकली प्रिंसिपल क्या है सेपरेशन का समझो मैम, इट यूटिलाइजेज अ मोबाइल लिक्विड और गैसियस। सीधी सी बात है, गैसियस ज़्यादातर नहीं होती है, हमारे पास मोबाइल लिक्विड फेज होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल और आप सभी बच्चों की अपने अपने घरों पे बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपनी 7th सेमेस्टर में ऑलरेडी एनालिसिस पार्ट स्टार्ट कर चुके हैं और एनालिसिस में हमने जो हमारा अभी चैप्टर शुरू किया है दैट इज़ यूनिट नंबर 3 क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर मैं आपके सामने ऑलरेडी लेकर आ चुकी हूँ। क्रोमेटोग्राफी के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने बहुत सारी चीज़ें वाइंड अप करी हैं, जैसे मैम आपने उसके फाउंडेशन सारी क्लियर कर दी है। पूरी क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट टर्म्स मैम आप ऑलरेडी कवर अप करवा चुके हो, जैसे कि स्टेशनरी फेज क्या होता है, मोबाइल फेज क्या होता है, इल्यूएट क्या होता है, इल्यूवेंट क्या होता है, जितने भी टर्म्स होते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम बहुत ही डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। उसके अलावा आपने क्या करा दिया मैम, उसके अलावा आपने हमें पूरे के पूरे बेसिक टर्म्स करवा दिए, फाउंडेशन करा दिया, कैसे एफिनिटी देखेंगे, कैसे लो एफिनिटी एंड हाई एफिनिटी देखेंगे आपने बता दिया। सारा फाउंडेशन हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं जो पूरी क्रोमेटोग्राफी में आपका यूज़ आएगा। तो उसको बहुत अच्छे से देखिएगा बेटा, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर है तो अब आगे मैं जितनी क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स लाऊंगी, जितने हम क्रोमेटोग्राफी के लेक्चर लाएंगे, सब आपको बहुत डिटेल में समझ आएंगे। बस आपने फाउंडेशन कवर अप करना होना चाहिए और फाउंडेशन लेक्चर मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसके पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाकर व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो बेटा, क्योंकि वहाँ पर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सभी के हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ। ये वाली क्लास की पीडीएफ भी आपको कहाँ पे मिलेगी, वहीं पर मिलेगी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम में। जाकर के जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है मैम, आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। भाई कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होता है मैम? कॉलम क्रोमेटोग्राफी तो आपने लास्ट क्लास में भी हमें पढ़ाया था। लास्ट क्लास में आपने बताया था कि माइकल स्वेट नाम के एक रशियन बॉटनिस्ट थे, उन बॉटनिस्ट ने सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट को किया था और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कॉलम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक से ही किया था। तो सबसे पहले तो मैम ये बता दीजिए कि ये किस टाइप की टेक्निक होती है। बेटा आपकी जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ना, दिस इज एन एनालिटिकल टेक्निक। ये क्या होता है मैम? ये हमारी एक एनालिटिकल टेक्निक होती है जो कि एक बेसिकली कॉलम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है। माइकल स्वेट ने सबसे पहले इसी टेक्निक को फॉलो किया था, इसी टेक्निक को समझाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। जैसा कि मैम हमें तो इसके नाम से ही समझ आ रहा है, इस क्रोमेटोग्राफी में हम एक कॉलम का यूज़ करने वाले हैं। अब कॉलम और इसकी सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। तो इस प्रकार का हमें क्या दिया हुआ है मैम, हमें कॉलम दिया हुआ है। अब कॉलम में ये जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की दिख रही है क्या दी हुई है मैम, इस कॉलम में जो हमें ग्रीन कलर की दिख रही है ना दैट इज स्टेशनरी फेज। और ये जो स्टेशनरी फेज होती है बेटा, ये एक प्रकार की स्टेबल फेज होती है जिसमें क्या होता है मैम, जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट नहीं दिखाया गया होता। डन। सिमिलरली बेटा हमारे पास एक मोबाइल फेज होती है। मोबाइल फेज क्या है, जिसको हम ऊपर से डाल रहे होते हैं। अच्छा मोबाइल फेज कैसी होती है मैम? मोबाइल फेज जो है ना वो आपकी मूविंग फेज होने वाली है, यानी यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर कंटिन्यूअसली मूवमेंट होता रहता है, यानी स्टेबल नहीं होती, यहाँ मूवमेंट होगा। अब याद करो रशियन बॉटनिस्ट ने यानी माइकल स्वेट ने जो कॉलम लिया था, इस कॉलम में उन्होंने एज अ स्टेशनरी फेज क्या लिया था मैम? एज अ स्टेशनरी फेज उन्होंने यहाँ पर सैंड ली थी, है ना जी, रेत ली थी। अच्छा मोबाइल फेज में उन्होंने क्या लिया था मैम? मोबाइल फेज में उन्होंने बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स लिए थे, पेट्रोलियम ईथर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्टेड बाय प्लांट्स। तो उन्होंने मोबाइल फेज में, हमारा लिक्विड मोबाइल फेज में हाइड्रोकार्बन्स लिए थे। फिर क्या कराया था फिर मैम इन्होंने? स्टेशनरी फेज तो यहाँ पर स्टेबल थी, मोबाइल फेज डाला यानी सॉल्वेंट ऊपर से डाला। लेट्स से हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल हैं, दो कंपोनेंट है, एक है कंपोनेंट ए, दूसरा कंपोनेंट है बी। अब धीरे धीरे ये लोग क्या करेंगे मैम? धीरे धीरे ना ये लोग बेसिकली इल्यूट होना शुरू होंगे, धीरे धीरे ये लोग यहाँ पर निकलना शुरू होंगे। जो जल्दी इल्यूट हो जाएगा उसके लिए हम बोलेंगे कि ये बेसिकली बहुत कम एफिनिटी रखेगा स्टेशनरी फेज की तरफ। जो देर में इल्यूट होगा उसके लिए हम क्या बोलेंगे, वो ज़्यादा एफिनिटी रख रहा होगा किसके लिए?
स्टेशनरी फेज के लिए। ये चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में डिटेल में कवर अप करवा चुकी हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है बेटा वो ये है, नॉर्मल केस में अगर आप नॉर्मल क्रोमेटोग्राफी देखते हो तो जो मोबाइल फेज कैसी होती है मैम, मोबाइल फेज यहाँ रहने वाली है हमारे पास नॉन पोलर, जबकि स्टेशनरी फेज कैसे रहने वाली है मैम, स्टेशनरी फेज रहने वाली है पोलर। मोबाइल फेज यानी मूविंग फेज जो ऊपर से हम डाल रहे हैं वो नॉन पोलर रहेगी, स्टेशनरी फेज जो हमारे कॉलम के अंदर एम्बेडेड है वो कैसी रहेगी मैम, वो पोलर रहने वाली है। अगर आप नॉन पोलर मोबाइल फेज के बारे में बात करोगे तो इट विल टेक नॉन पोलर एनालाइट, यानी मैम अगर हमारे पास नॉन पोलर मोबाइल फेज है तो उसका एनालाइट भी कैसा होगा मैम, उसका एनालाइट भी नॉन पोलर होने वाला है। जैसा हमारा मोबाइल फेज होता है वैसा ही उसका क्या होता है मैम, एनालाइट भी होता है। सिमिलरली अगर हमारे पास पोलर स्टेशनरी फेज है, अगर हमारे पास पोलर स्टेशनरी फेज है तो बेटा इसका एनालाइट कैसा रहने वाला है मैम, अगर हमारे पास ना पोलर स्टेशनरी फेज है तो इसका एनालाइट भी कैसा रहने वाला है मैम, इसका एनालाइट भी पोलर एनालाइट रहने वाला है। कैसा एनालाइट रहेगा, पोलर, यानी जिस तरीके की जिस फेज की आपकी मोबाइल फेज या स्टेशनरी फेज होगी ये लोग उसी तरीके का एनालाइट भी लेंगे। अगर पोलर मोबाइल फेज है या पोलर स्टेशनरी फेज है तो एनालाइट भी पोलर होगा, नॉन पोलर मोबाइल फेज है तो एनालाइट भी हमारा कैसा होगा, नॉन पोलर, ताकि इंट्रैक्शन बढ़िया हो सके। एंड नॉर्मल केसेस में हमें आपने बता दिया मैम कि जो मोबाइल फेज होती है वो नॉन पोलर रहती है, स्टेशनरी फेज जो होती है वो पोलर रहती है। ऐसे ही हम यहाँ पर एनालाइट भी ले लेने वाले हैं। सो मोबाइल फेज विल टेक एनालाइट बी एंड इल्यूट आउट आफ्टर सम टाइम ए इल्यूट आउट, यानी जो हमारे पास मोबाइल फेज होगी जो कि नॉन पोलर है ये क्या करेगा मैम, ये बी है एनालाइट है ना, और इल्यूट आउट कर देगा क्या, आफ्टर सम टाइम ए इल्यूट आउट, मतलब पहले हमारा बी इल्यूट आउट हो जाएगा जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के रिगार्डिंग कम होगी, फिर हमारा ए इल्यूट आउट हो जाएगा जिसकी बेसिकली एफिनिटी क्या है मैम, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा है। एंड we note difference in time between elution which known as retention time। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, याद है कल मैंने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि पहले यहाँ पर हमारा ए इल्यूट हो जाएगा, कुछ देर बाद बी इल्यूट हो जाएगा, तो इन दोनों के इल्यूशन में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, यानी थोड़ी देर बाद एक इल्यूट हुआ फिर थोड़ी देर बाद दूसरा इल्यूट हुआ, इनके इल्यूशन में जो हमारा टाइम डिफरेंस आ रहा है, पता है इस टाइम डिफरेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिटेंशन टाइम। बहुत बार एग्जाम में सवाल आएगा यहाँ से, रिटेंशन टाइम क्या होता है मैम, मोबाइल फेज के कंपोनेंट के इल्यूट होने में जो डिफरेंस आता है, जो टाइम का गैप आता है उसको क्या बोलते हैं मैम, उसको रिटेंशन टाइम बोलते हैं। याद रखना यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनने के चांसेस हैं आपके। तो अगर मैं यहाँ पर दोबारा से आपको रिटेंशन टाइम के बारे में बताऊँ कि भाई हमारे पास रिटेंशन टाइम क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ रिटेंशन टाइम मैम, हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द टाइम डिफरेंस या दिस इज़ द डिफरेंस इन टाइम, दिस इज़ द डिफरेंस इन टाइम between components A and B या between components of mobile phase। difference in time of illusion, हमारे पास मोबाइल फेज के कंपोनेंट के इल्यूशन में जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को क्या बोलते हैं मैम, उस डिफरेंस को आप रिटेंशन टाइम बोलते हो। अच्छा, रिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैम, रिटेंशन टाइम को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है। आर का मतलब क्या है मैम, रिटेंशन, टी का मतलब क्या है बेटा, टी का मतलब हो गया टाइम, तो ये क्या हो गया मैम, ये हमारे पास हो गया है रिटेंशन टाइम। ठीक है जी, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप मैम बात कर रहे हो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में, यानी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आपके पास एक कॉलम रखा होगा। अच्छा, ये कॉलम जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार हम देख सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ मैम, ये यहाँ पर हमारे पास कॉलम हुआ जिसमें यहाँ पर हम क्या दे देंगे मैम, यहाँ पर हमारे पास एक गॉज या फिर बेसिकली कोई हम लोग नोजल लगा देंगे या कॉटन पैड लगा देंगे जिससे जो हमारी स्टेशनरी फेज है वो क्या हो मैम, वो वहीं एम्बेडेड रहे, बाहर ना निकलने पाए। तो ये हमने क्या बना दिया मैम, ये जो आपने बनाया है ना, दिस इज योर स्टेशनरी फेज। अच्छा, स्टेशनरी फेज कैसी होती है मैम, स्टेशनरी फेज जो है आपकी वो बिल्कुल स्टेबल होने वाली है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है जी, अब स्टेशनरी फेज तो ये रही, हम नीचे से इसको क्या कर देंगे, नीचे से भी आप मैम इसमें नोजल लगा दीजिएगा, डन। अब ऊपर क्या होता है मैम, ऊपर से आपका जो सॉल्वेंट है ना वो यहाँ पर गिरता रहता है,
ऊपर से यहाँ पर क्या गिरेगा मैम, यहाँ पर हमारे पास आता है सॉल्वेंट, और वो सॉल्वेंट ऊपर से गिरता रहता है, और इस सॉल्वेंट को ही क्या बोलते हैं मैम, ये सॉल्वेंट ही हमारी होती है मोबाइल फेज। और मोबाइल फेज कैसी फेज होती है मैम, ये एक मूविंग फेज होती है। यानी इसमें क्या हो गया मैम, यहाँ पर हमारे पास कॉलम था, कॉलम के ऊपर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली गिर रहा है, यानी हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्वेंट नीचे आ रहा है। डन। अब नीचे हमारे पास क्या होता है मैम, नीचे आप बना लो एक टाइप का बीकर, यानी हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमने यहाँ पर एक टाइप का बीकर बना लिया। अब इस बीकर में क्या होगा, इस बीकर में जो भी चीज़ें आएंगी वो कंटिन्यूसली यहाँ पर गिरती रहेंगी, है ना, और हम उनको क्या कर लेंगे, हम उनको कलेक्ट कर लेंगे। तो ये पूरा किस्सा किसका होता है मैम, ये पूरा किस्सा हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी का होता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में कुछ इस तरीके का हमारा कॉलम होता है जिसमें स्टेशनरी फेज होगी जो कि स्टेबल होगी। ऊपर से अगर हम मोबाइल फेज डालेंगे यानी मूविंग फेज डालेंगे तो क्या होगा, वो धीरे 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 इल्यूट होकर बाहर निकल जाएगी, और ये इल्यूशन में जो टाइम आता है उसको क्या बोलेंगे मैम, उसको हम रिटेंशन टाइम बोलेंगे। क्या इतनी बात बेटा समझ में आ गई? एक बार जल्दी से बताओ, क्या इतनी चीज़ समझ में आई? आई थिंक इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आई। अब मेजर चीज़ ये रहती है कि जो आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है ना बेटा, वो दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स। जो हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी है ना मैम, वो आप आराम से आपका दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है। भाई कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है बेटा? सबसे पहले ये बेस्ड होता है ऑन एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये बेस हो गया ऑन एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। दूसरा कौन सा प्रिंसिपल होता है मैम, एक और प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है ये, दैट इज पार्टीशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल हो गया मैम? अगला हो गया हमारे पास में पार्टीशन प्रिंसिपल। तो देखो भाई, इन दो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हमारा होता है इसका मेजर प्रिंसिपल। पहला हो गया एडजॉर्प्शन, दूसरा हो गया पार्टीशन। अब मैम ये होगा क्या? एडजॉर्प्शन मतलब क्या होता है, पार्टीशन मतलब क्या होता है, जरा समझाइए। आओ समझाती हूँ। लेट अस सपोज आपके पास एक पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में आप कॉटन को डिप करते हो। अगर आपने पानी के ग्लास में कॉटन को डिप किया तो वो कॉटन जो होगा वो सारा पानी सोख लेगा, है ना, पूरा पानी वो सोख लेगा। इस प्रोसेस को पता है क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा एब्जॉर्प्शन, जिसमें उस कॉटन पैड ने कंप्लीट पानी को क्या कर लिया मैम, एब्जॉर्प्शन कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। डन। अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि अगर हम कॉटन पैड की जगह पे कोई नॉर्मल सा कपड़ा डाल दिया, कुछ भी ऐसा डाल देते हैं जिसमें पानी एब्जॉर्ब ना हो जाए, पानी केवल उसके सरफेस पे रहे। मान लो प्लास्टिक का कोई ढक्कन डाल दिया, प्लास्टिक के अंदर तो पानी जाएगा नहीं, पानी प्लास्टिक के ढक्कन के ऊपर ऊपर रहेगा, यानी उसके सरफेस पर रहेगा। इसको कहा जाता है बेटा एडजॉर्प्शन। यानी अगर पानी या कोई भी लिक्विड आपके सरफेस पर रह जाए, सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाए लेकिन उसके अंदर ना जा पाए, एब्जॉर्ब ना हो पाए, उसको क्या बोलते हैं मैम? उस फिनोमेना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन। यानी एडजॉर्प्शन क्या होता है मैम? जो हमारा एडजॉर्प्शन है ना, वो एक सरफेस फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड क्या करता है मैम, जिसमें लिक्विड केवल और केवल सरफेस पर ही रहता है और कहीं भी अंदर नहीं जा पाता है। जबकि अगर हमने अब्जॉर्प्शन के बारे में बात की थी तो वहाँ पे क्या हुआ था, अगर मैम आप अब्जॉर्प्शन के बारे में बात करोगे तो वो कंप्लीट अब्जॉर्ब हो जाएगा। वहाँ पे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हम देखते हैं, यहाँ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन नहीं होता। यहाँ हमारे पास कहाँ पे रहता है, ये सरफेस पर ही रहना प्रेफर करता है। ओके, ये तो क्या हो गया मैम, ये आपने बता दिया हमें एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्या होता है मैम? नेक्स्ट हमारे पास पार्टीशन प्रिंसिपल भी होता है। उससे पहले एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल एंड पार्टीशन प्रिंसिपल में स्टेशनरी फेज क्या होगी एंड मोबाइल फेज क्या होगी, ये समझते हैं। चलो जी, एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल में स्टेशनरी फेज क्या है, जल्दी से बता दो मैम। एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल में स्टेशनरी फेज हमारे पास होती है सॉलिड। कैसी होती है मैम? सॉलिड। ठीक है जी, तो स्टेशनरी फेज कैसी होने वाली है? सॉलिड। याद रखना, यहाँ से सवाल पक्का बनेगा। मोबाइल फेज कैसी होने वाली है मैम? जब आप मोबाइल फेज के बारे में बात करोगे तो इट विल बिकम लिक्विड। आई होप इतना क्लियर है आपको। तो जब आप एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे वहाँ स्टेशनरी फेज होगी सॉलिड, मोबाइल फेज होगी लिक्विड। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पार्टीशन प्रिंसिपल, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर मैम हमारे पास स्टेशनरी फेज जो होती है वो लिक्विड होती है। एंड अगर आप मोबाइल फेज के बारे में बात करोगे तो वो भी हमारी लिक्विड ही होती है। यानी यहाँ दो लिक्विड के बीच में पार्टीशन देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको पार्टीशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो वापस से सुनो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? दो प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैम। एड्जॉर्प्शन प्रिंसिपल, एड्जॉर्प्शन सरफेस फिनोमेना होता है, इसमें आपकी स्टेशनरी फेज होती है सॉलिड एंड मोबाइल फेज होती है लिक्विड। गॉट इट।
अगर आप बात कर रहे हो पार्टीशन प्रिंसिपल की, तो वहाँ पे क्या होता है मैम, पार्टीशन प्रिंसिपल के अंडर हमारा जो स्टेशनरी फेज होती है वो लिक्विड होती है, एज वेल एज जो मोबाइल फेज होगी वो भी लिक्विड ही होने वाली है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं आता। सो दैट इज ऑल अबाउट कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब समझते हैं एडजॉर्प्शन, अगर एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो क्या होता है, किस टाइप से एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल हम समझेंगे। आओ एकदम डिटेल में हम समझते हैं। एडजॉर्प्शन प्रिंसिपल में बेसिकली प्रिंसिपल क्या है सेपरेशन का, समझो मैम, इट यूटिलाइजेज अ मोबाइल लिक्विड और गैसियस फेज। सीधी सी बात है, गैसियस ज़्यादातर नहीं होती है, हमारे पास मोबाइल लिक्विड फेज होती है जो एडजॉर्ब हो जाती है ऑन द सरफेस ऑफ स्टेशनरी सॉलिड फेज। यानी यहाँ पर स्टेशनरी फेज क्या है, जैसा कि आपने अभी अभी बताया सॉलिड, मोबाइल फेज क्या है, जैसा कि आपने अभी अभी बताया लिक्विड। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ मैम जो आपका लिक्विड है ना वो सॉलिड स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्ब यानी उसके सरफेस पे रह जाना, अंदर तक ना जा पाना। तो यहाँ पर क्या होता है मैम, यहाँ पर ना हमारा जो बेसिकली स्टेशनरी फेज है वो कि सॉलिड रहने वाला है, मोबाइल फेज है जो कि लिक्विड रहने वाला है। तो मोबाइल फेज क्या करेगा, स्टेशनरी फेज पे एडजॉर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली ये कैसा प्रोसेस है, ये मैम एक प्रकार का हमारा एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। चलो, जैसे कि अगर हम स्टेशनरी फेज के बारे में बात करेंगे तो क्या था मैम, अभी अभी आपने हमें बताया कि जो स्टेशनरी फेज होता है ना वो एक सॉलिड होता है। यानी ये हमारे पास किस टाइप का आएगा मैम, ये आपका एक सॉलिड टाइप का आएगा। अब क्योंकि ये एक सॉलिड टाइप का होता है तो हम क्या बोल सकते हैं मैम, आप इजीली बोल सकते हो कि यहाँ जो एडजॉर्बेंट होने वाला है वो क्या होगा मैम, वो फिल्ड होगा किसी भी कॉलम में या किसी भी ट्यूब में। सीधी सी बात है, जैसे कि माइकल स्वेट ने जो करा था, इन्होंने क्या बताया था, रेत होती है जो कि एक कॉलम में फ्यूज होती है यानी भरी हुई होती है। सिमिलरली जो भी हमारा सॉलिड होने वाला है वो क्या होगा मैम, वो ट्यूब में या फिर हमारे कॉलम में भरा हुआ होने वाला है। सिमिलरली अगर आप मोबाइल फेस के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के आप सॉल्वेंट ले सकते हो, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाया भी हुआ है। अब हमारे पास मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं मैम, सोल्यूट एडजॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ स्टेशनरी फेज। ये केवल और केवल देखो इस आउटर लेयर पर ही रहते हैं, केवल और केवल यहाँ पर इस सरफेस पर ही रह गए, अंदर तक इनका कोई भी आना जाना नहीं हो पाया। यानी विद इन द सेल नहीं आते हैं ये लोग, केवल और केवल सरफेस पर ही मॉलिक्यूल रह जाते हैं। इसको क्या बोला जाएगा मैम, इसको बोला जाएगा कि इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। जहाँ पर ये सारे मॉलिक्यूल कहाँ रहना प्रेफर करते हैं मैम, ये सब के सब रहना प्रेफर करते हैं हमारे सरफेस पे, इसीलिए इसको हम एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं, विच इज़ अ सरफेस फिनोमिना। सिमिलरली हमारे पास आता है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यानी अगर ये पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है तब मैम बता दो क्या होता है। अच्छा, अगर ये पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है तो तुम मुझे बताओ कि हमारी स्टेशनरी फेज क्या होने वाली है, मोबाइल फेज क्या होने वाली है। सबसे ज़्यादा सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे बेटा। अगर मैम पार्टीशन प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना तो स्टेशनरी फेज भी हमारी लिक्विड होने वाली है एंड मोबाइल फेज भी हमारी कैसी होने वाली है, मोबाइल फेज भी मैम हमारी लिक्विड होने वाली है। दोनों फेजेस हमारी लिक्विड होने वाली है। अच्छा देखो प्रिंसिपल क्या होता है मैम, पार्टीशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ सैंपल बिटवीन सैंपल एंड लिक्विड गैस, स्टेशनरी फेज रिटार्ड सम कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मोर एज कंपेयर टू अदर्स, दिस गिव्स द बेसिस ऑफ सेपरेशन। मतलब समझ नहीं आया, आओ समझाती हूँ। अगर हमारे पास किसी सैंपल का हमें पार्टीशन कराना है और वो सैंपल की फेज क्या है मैम, वो लिक्विड या फिर गैस, कोई भी सैंपल की फेज हो सकती है। जनरली जो आपकी स्टेशनरी फेज होगी वो लिक्विड फेज में होगी। अगर आपको बेसिकली इसका पार्टीशन कराना है तो जो हमारे पास स्टेशनरी फेज होती है ना वो कुछ अपने सैंपल के मॉलिक्यूल को रिटार्ड करने की कोशिश करती है, सेल्फ रिटार्डेशन होता है यहाँ पर दूसरों के कंपैरिजन में। ये क्या हमें देता है मैम, ये हमें बेसिकली सेपरेशन का मेजर प्रिंसिपल बताता है एंड इट इज बेस्ड अपॉन थिन फिल्म फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड सपोर्ट बाय अ लिक्विड स्टेशनरी फेज। यहाँ पर क्या हो जाता है मैम, यहाँ पर सॉलिड के बेसिकली सरफेस पे एक थिन फिल्म जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है, किसके थ्रू मैम, बाय अ लिक्विड स्टेशनरी फेज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो तुम्हारे लिए ये जानना है कि स्टेशनरी फेज क्या होगी, लिक्विड फेज क्या होगी। यहाँ से सबसे ज़्यादा सवाल बनते हैं और एग्जामिनर भी इसी को सबसे ज़्यादा देखेगा। दूसरी, सोल्यूट इक्विलिब्रेट्स बिटवीन मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी लिक्विड फेज। जो सोल्यूट होता है वो किसके बीच में इक्विलिब्रेट करता है मैम, ये जो है ना हमारी मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी लिक्विड फेज के बीच में इक्विलिब्रेट करता है। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम से समझ आ रही होंगी चीज़ें। ये हमारे पास दो सेल्स की टाइप की बनी है, ये क्रॉस सेक्शन ऑफ ओपन ट्यूबुलर कॉलम एंड ये अंदर वाला जो ब्लू वाली लेयरिंग है, ये देखो ये जो ब्लू वाली लेयरिंग है जहाँ पर ये बीड्स हैं, ये क्या है मैम, ये सोल्यूट को बता रहा है। यानी यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये सब क्या दिए हुए हैं, यहाँ पर मैम हमें पता चल रहा है कि ये सारे जो ब्लैक कलर के आपको दिख रहे हैं, दीज आर द सोल्यूट।
कौन से पार्टिकल्स हैं ये मैम? ये सारे सोल्यूट पार्टिकल है किसी भी लिक्विड में जो कि किसी कॉलम के सरफेस के साथ में क्या है मैम? कॉलम के सरफेस के साथ में जो कि हमारे पास बॉन्डेड रहता है। डन। उसके बाद में अब हम इसका थोड़ा बेसिक सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं एक बार कि क्या बेसिक सा इंट्रोडक्शन होगा। आ जाओ भाई, अगर हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वो हमारे पास किसने बताया था मैम? डी.टी. डे ने एंड एम.एस. स्वेट ने हमें एक्सप्लेनेशन दी थी। माइकल स्वेट वही एम.एस. स्वेट जो रशियन बॉटनिस्ट थे, इनके साथ में बस डी.टी. डे नाम के एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया था। इन्होंने क्या बताया मैम? इन्होंने एड्जॉर्प्शन कॉलम यूज़ किया था। एड्जॉर्प्शन कॉलम अपने इन्वेस्टिगेशन में यूज़ किया था। याद करो बेटा, मैंने कल आपको बताया था प्लांट पिगमेंट्स के बारे में, जो माइकल स्वेट ने अपने एक्सपेरिमेंट में पत्ते लिए थे, पत्तों का बेसिकली पेस्ट बनाकर उसको 3 कलर्स में बांटा था, उनका एनालिटिकल टेक्निक किया था, एनालिटिकल टेक्निक की हेल्प से किया था। व्हाट इज दिस? अब देखो यहाँ पर आपको स्टेशनरी फेज कैसी दी होगी मैम? यहाँ पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज होगी वो सॉलिड होगी। मोबाइल फेज कैसी होती है मैम? मोबाइल फेज जो होगी हमारी लिक्विड होगी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी मोस्ट यूजफुल मेथड होता है एंड किसका बेसिकली मैम? सेपरेशन अगर हमें करना है, अगर हमें प्योरिफिकेशन करना है तो सेपरेशन प्योरिफिकेशन का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एनालिटिकल टेक्निक, जहां पर क्या होता है मैम? सॉलिड एंड लिक्विड दोनों का ही आप प्योरिफिकेशन करवा सकते हो। सिमिलरली एक सॉलिड लिक्विड टेक्निक होती है इन विच द स्टेशनरी फेजेस मैम, अभी आपने जस्ट बताया था स्टेशनरी फेज यहाँ पर होती है मैम सॉलिड, एंड बेटा मोबाइल फेज कैसी होने वाली होती है मैम? मोबाइल फेज यहाँ पर होती है लिक्विड। और ये चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड हो, दोनों के लिए ही आपकी ये जो टेक्निक है ना, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा इस टेक्निक का यूज किया जाता है। अगर हमारे पास प्रिंसिपल जो है वो एड्जॉर्प्शन है तो क्या होगा मैम? एड्जॉर्प्शन जैसे कि आपने हमें ऑलरेडी बता रखा है कि एक सरफेस फिनोमेना होता है। एक बार यहाँ पर जरा डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके का सरफेस फिनोमेना है मैम। यहाँ मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स डिसॉल्व होते हैं मोबाइल फेज में, यानी जो हम ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं उसमें कई सारे कंपोनेंट्स जो होंगे वो डिसॉल्व होंगे। जैसे ही इसको कॉलम में डाल दिया जाता है, कंपोनेंट्स क्या करने लगेंगे मैम? कंपोनेंट अपनी अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी अपनी मोबिलिटी के हिसाब से मूव करने लगेंगे। और ये मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है मैम? ये मूवमेंट डिपेंड करती है उनके रिलेटिव एफिनिटी पे, यानी मैम जो स्टेशनरी फेज के लिए ज़्यादा एफिनिटी रखेगा, जो उसके वाइब्स मैच कर रहे होंगे वो धीरे 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 मूव करेगा, लेकिन जो स्टेशनरी फेज की तरफ कम एफिनिटी रखेगा वो जल्दी जल्दी मूव कर जाएगा। और इन दोनों के टाइम में जो डिफरेंस आते हैं उसको क्या बोलते हैं मैम? रिटेंशन टाइम। मैंने कल ये फाउंडेशन में समझाया था, अगर वहां समझ आया है ना तो ये चीज तुम्हें एकदम अच्छे से समझ आ रही होगी। एंड अ कंपाउंड अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द मोबाइल फेज, अगर कोई ऐसा कंपाउंड है बेटा जो मोबाइल फेज की तरफ बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, यानी जो हाईली एफिनिटी दिखा रहा है टुवर्ड्स द मोबाइल फेज, बेटा वो तुरंत जल्दी जल्दी इल्यूट हो जाएगा। उसका क्या होगा मैम? रैपिडली कॉलम से इल्यूट होना शुरू कर देगा। और जो मोबाइल फेज की तरफ कम होगा, यानी जो स्टेशनरी फेज का बेस्ट फ्रेंड होगा, जो स्टेशनरी फेज के लिए ज्यादा एफिनिटी रख रहा होगा, उसके इल्यूशन में टाइम लगेगा, वो धीरे 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 क्या करेगा मैम? धीरे धीरे इल्यूट होगा। सिमिलरली अगर हम देखें तो अ कंपाउंड मोर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू द स्टेशनरी फेज विल मूव स्लोली थ्रू द कॉलम। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। जो स्टेशनरी फेज से बहुत ज्यादा एफिनिटी रखेगा वो धीरे धीरे इल्यूट होगा, एंड जो कम एफिनिटी रखेगा उसका क्या होगा मैम? उसका इल्यूशन बहुत जल्दी हो जाएगा। डन। अगर अब हम हमारे पास देखेंगे कि इनके कंपोनेंट्स किस किस तरीके के होते हैं, तो कंपोनेंट्स हालांकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन एक बार इन कंपोनेंट्स को डिटेल में समझ लेते हैं कि मैम इनके कंपोनेंट्स का होना क्या है। समझो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अपनी स्टेशनरी फेज की कि हमारा स्टेशनरी फेज कैसा होता है, ध्यान से सुनिएगा मैम। द यूजुअल एड्सॉर्बेंट्स एम्प्लॉयड इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी आर, जो हमारा यूजुअल स्टेशनरी फेज होता है, जो क्या होता है मैम? स्टेशनरी फेज जो कि हमारा सॉलिड है। भाई किस किस से मिलकर बना होता है आपका स्टेशनरी फेज मैम? हमारा स्टेशनरी फेज जो है ना वो आप सिलिका से बना हुआ ले सकते हो, आप एल्यूमिना से बना हुआ ले सकते हो, आप कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ ले सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम फॉस्फेट से मिलकर बना हुआ ले सकते हो, एंड आप मैग्नीशिया स्टार्च कोई सा भी ले सकते हो। तो अगर आप बात कर रहे हो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंडर स्टेशनरी फेज क्या होंगे मैम? डिफरेंट डिफरेंट स्टेशनरी फेजेस हम ले सकते हैं। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझ लेना। स्टेशनरी फेज क्या होगा मैम? सिलिका हो सकता है, एल्यूमिना हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट हो सकता है, बहुत सारे बेसिकली ये सब क्या हो गए? दीज ऑल कैन बी द स्टेशनरी फेजेस, जो कि हमारे पास एक स्टेबल फेज होती है, कोई भी मूवमेंट नहीं पाई जाती है। डन। एल्यूमिना इज जनरली सुटेबल फॉर क्रोमेटोग्राफी ऑफ लेस पोलर कंपाउंड। सुनो,
अगर तुम्हें एनालाइट के रूप में लेस पोलर कंपाउंड दिए हैं जिनकी पोलैरिटी कम है, तो उस लेस पोलर कंपाउंड के लिए सबसे बढ़िया, सबसे सुटेबल स्टेशनरी फेज कौन सी होती है, याद रखना। तब के लिए सबसे सुटेबल और सबसे बढ़िया स्टेशनरी फेज हमारी होनी है एल्यूमिना। डन। सिलिका जेल गिव्स गुड रिजल्ट्स विद कंपाउंड्स कंटेनिंग पोलर फंक्शनल ग्रुप्स। अब अगर हमें सब्स्टिट्यूएंट्स या एनालाइट जो दिए हुए हैं वो पोलर दिए हुए हैं, यानी अगर अब हमें पोलर फंक्शनल ग्रुप्स दिए हैं तो सबसे बेस्ट क्या रहना है मैम, अगर इस पोलर दिए हुए हैं तो सबसे बेस्ट हमारे पास रहना है अपना सिलिका जेल। अगर नॉन पोलर या लेस पोलर है तो लेस पोलर में मैम बेस्ट स्टेशनरी फेज आएगी आपकी एल्यूमिना। ये चीज़ें मैं लिख देती हूँ। अगर आपको कोई लेस पोलर एनालाइट दे रखा है तो बेस्ट स्टेशनरी फेज किसकी होगी मैम, बेस्ट स्टेशनरी फेज एल्यूमिना की होगी। अगर आपको कोई मोर पोलर एनालाइट दे रखा है या अगर आपको कोई मोर पोलर सबस्ट्रेट दे रखा है तो हमारे पास क्या होगी, तो मैम आपका जो सिलिका होगा वो बेस्ट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी फेज। उसके बाद पार्टिकल का साइज क्या रहना चाहिए मैम, जो पार्टिकल का साइज है वो जनरली 50 से 200 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करता है। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना चाहिए। जब जब आपको कॉलम करवाओगे तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो आइडियल पार्टिकल का साइज रहने वाला है, दैट साइज शुड रिमेन बिटवीन 50 to 200 माइक्रोमीटर। ये हमारे पास क्या रहेगा मैम, ये हमारा आइडियल पार्टिकल का साइज रहने वाला है। चलो अब हमने स्टेशनरी फेज के बारे में सारी बातें कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोबाइल फेज। यानी मोबाइल फेज क्या होगा बेटा, मोबाइल फेज हमारे पास एक टाइप का सॉल्वेंट होता है जिसमें हमारे, देखो मोबाइल फेज में ऑलरेडी आपको बता चुकी थी किस तरीके का होता है मैम, लिक्विड होता है। इसमें क्या होता है मैम, ये कई तरीके के हमारे लिक्विड्स को या सॉल्वेंट को कंटेन करता है, जो कि हमारे पास डेवलपर होता है, कॉलम को डेवलप करने के भी काम आता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये क्या होता है मैम, जो मोबाइल फेज होती है दिस इज अ कॉलम डेवलपर, और साथ ही साथ में जो मोबाइल फेज होती है वही क्या कर जाती है मैम, वही स्टेशनरी फेज से गुजरते गुजरते इल्यूट आउट भी कर जाती है। एंड बहुत सारे मोबाइल फेजेस के फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शन है मैम मोबाइल फेज के, सुनो। एज अ डेवलपिंग एजेंट ये काम करता है, बिल्कुल सही बात है, डेवलपिंग एजेंट की तरह काम कर देगा जो कॉलम को डेवलप करने का काम करेगा। दूसरा, टू इंट्रोड्यूस द मिक्सचर इनटू द कॉलम। मैम जब हमारे पास कॉलम है, मान लीजिए ये क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास कॉलम है, कॉलम के अंदर रेत भरी हुई है जो कि एज अ स्टेशनरी फेज है। हमें कोई सॉल्वेंट डालना है तो वो किस माध्यम, किस मीडियम से जाता है, जो सॉल्वेंट आप डाल रहे हो वो जा तो मोबाइल फेज में ही मिलकर रहा है ना। मोबाइल फेज हमारे पास क्या होती है, मोबाइल फेज हमारी लिक्विड होती है। अब इस लिक्विड के अंदर तुम्हें जिस भी सॉल्वेंट का एनालिसिस करना है वो सॉल्वेंट आप डाल दोगे, इन दोनों को मिक्स कर दोगे। जब इनको मिक्स करेंगे तो यही तो ऊपर से जा रहे होंगे ना, यानी सॉल्वेंट को यानी एनालाइट को कॉलम तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, मोबाइल फेज कर रही है। तो मोबाइल फेज ही कॉलम डेवलपर भी होता है एंड मोबाइल फेज ही है जो मिक्सचर को कॉलम के अंदर प्रोवाइड करने का काम करती है। और मैम ये डेवलपिंग एजेंट के जैसा काम तो करते ही करता है, साथ में रिमूव प्योर कंपोनेंट्स इनटू द कॉलम। जो भी प्योर कंपोनेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे धीरे धीरे मैम, इल्यूट आउट हो जाएंगे, यानी इसका काम कंपोनेंट्स को इल्यूट आउट कराना भी होता है। तो ये कुछ हमारे रैंडम फंक्शंस हो गए किसके मैम, मोबाइल फेज के। चलो जी आगे डिस्कस करते हैं हमारे पास डिफरेंट मोबाइल फेजेस, यानी कि मैम कौन कौन सी हमारे पास ऐसी पॉसिबल है जो मोबाइल फेजेस हो सकती हैं। आओ समझो। सबसे पहले तो मैं आपको जो मोबाइल फेज बताने वाली हूँ वो पोलैरिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने वाली हूँ। देखो याद रखना, अगर हमारे पास स्टेशनरी फेज को मैं वापस से याद कराने जा रही हूँ, देखो मेरी क्लास में आए हो तो मैं क्लास में ही तुम्हें याद करवा दूंगी, बस ध्यान से सुनते रहो। अगर हमारे पास लेस पोलर है तो स्टेशनरी फेज क्या होगी मैम, एल्यूमिना, अभी अभी आपने बताया था। अगर मोर पोलर है तो स्टेशनरी फेज क्या होगी, सिलिका, आपने अभी अभी बताया था, समझ लो। हम मोबाइल फेज क्या ले सकते हैं, पेट्रोलियम ईथर ले सकते हो, नॉन पोलर है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हो, नॉन पोलर। साइक्लोहेक्सेन नॉन पोलर है, ईथर नॉन पोलर है, एसीटोन थोड़ी बहुत पोलैरिटी आती है, थोड़ी बहुत पोलैरिटी। टोलुइन पोलर है, हमारे पास एस्टर वाटर पोलर है। तो पोलैरिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये सब कुछ आपका क्या हो सकता है मैम, मोबाइल फेज हो सकता है। एंड इट कैन बी यूज्ड इन आइदर प्योर फॉर्म और एज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स, यानी मोबाइल फेज को हम अपने कॉलम में एज इट इज भी डाल सकते हैं विदाउट एनी मिक्सचर, या फिर उसको किसी सॉल्वेंट के साथ में मिक्स करके भी बहुत ईजिली हम डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप अपने कॉलम में मोबाइल फेज को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो। कॉलम के कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, किस तरीके का कॉलम होता है, देखो इस तरीके के आपको कॉलम दिए होते हैं। डन, ये होते हैं तुम्हारे कॉलम्स। अब मान लेते हैं इस कॉलम में जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है वो पता है क्या है मैम, ये जो हमें ब्लू कलर का दिख रहा है ना, दिस इज अ स्टेशनरी फेज।
ओके जी, ये जो भी हमारे पास ब्लू कलर की दिख रही है ये है स्टेशनरी फेज जो कि सॉलिड है, और नीचे से हमने क्या किया है, नीचे से मैम हमने अपने कॉलम को नोजल से बंद किया हुआ है ताकि यहाँ से इल्यूशन जल्दी ना हो सके। फिर हमने क्या किया मैम, फिर हमने ऊपर ये जो ग्रीन कलर का है वो क्या दिया हुआ है मैम, ये सैंपल दिया हुआ है, हमने अपने सैंपल को इंट्रोड्यूस कर दिया। देन हम ऊपर से डालते हैं मोबाइल फेज। कौन सी मोबाइल फेज डाली, ये देखो ऊपर से हमने सॉल्वेंट डाला यानी मोबाइल फेज डाला, ये पिंक कलर की जो आपको दिख रही है ये हमने मोबाइल फेज डाली। अब मोबाइल फेज क्या करेगी मैम, इस कॉलम में धीरे 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 मूव करेगी, क्योंकि मोबाइल फेज कैसी होती है, मूविंग फेज होती है, इसका काम होता है मूव करना, तो ये धीरे धीरे मूव करेगी। अब देखो सबसे जल्दी कौन इल्यूट हो जाएगा मैम, जिसका इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से सबसे कम होगा, जो स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रुकना नहीं चाहता है, यानी जिसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज की तरफ कम है, वो क्या हो जाएगा मैम, वो जल्दी 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 क्या हो जाएगा, इल्यूट हो जाएगा। जबकि ये वाला जो ऑरेंज वाला है वो ठीक ठाक इंटरेक्शन रख रहा है स्टेशनरी फेज के साथ, ये उतना जल्दी इल्यूट नहीं होगा, धीरे धीरे आराम से इल्यूट होगा। तो देखो भाई, ये जो ग्रीन वाला था ये सबसे ज़्यादा एफिनिटी रख रहा था, ये क्या हुआ मैम, जल्दी जल्दी इल्यूट हो गया। जबकि ये उतनी कम एफिनिटी नहीं रख रहा था, यानी ये कैसा था मैम, ये लेस एफिनिटी वाला था, तो ये कम देर में इल्यूट हुआ। अब बाहर कौन जल्दी इल्यूट हो गया मैम, पहले जो है वो अपना ग्रीन वाला इल्यूट हुआ, थोड़ी देर बाद ऑरेंज वाला इल्यूट हुआ, रिलेटेड टू देयर एफिनिटीज। इन दोनों के इल्यूशन में जो डिफरेंस था, याद करो उस डिफरेंट टाइम को क्या बोलते हैं मैम, उस डिफरेंस इन टाइम को बोला जाता है रिटेंशन टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कॉलम क्रोमेटोग्राफी वर्क करता है। मेन फंक्शन क्या होते हैं मैम, मेन फंक्शन है स्टेशनरी फेज को सपोर्ट करने के। जैसे द मटेरियल ऑफ द कॉलम इज मोस्टली गुड क्वालिटी न्यूट्रल ग्लास सिंस इट शुडंट बी अफेक्टेड बाय सॉल्वेंट, यानी जो कॉलम लेंगे वो ऐसा ग्लास होना चाहिए जो किसी भी दूसरे सॉल्वेंट के साथ रिएक्टेड नहीं होना चाहिए। कोई भी न्यूट्रल ग्लास हम यहाँ पर ले सकते हैं एज अ कॉलम, कोई से भी साइज का भी ले सकते हो, अलग अलग साइज एंड शेप्स का मिल जाएगा आपको। एंड ऑर्डिनरी ब्यूरेट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कॉलम, जो हमारे नॉर्मल ब्यूरेट होते हैं सेपरेशन के लिए हम उन ब्यूरेट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलम की डायमेंशंस याद रखना, यहाँ से सवाल बनेंगे। जो लेंथ एंड डायमीटर का रेशियो होता है वो 10:1 में भी आते हैं, 30:1 में भी आते हैं, 100:1 में भी आते हैं, यानी अलग अलग डायमेंशंस के आपको कॉलम बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद बेटर सेपरेशन विल बी ऑब्टेन्ड विद अ लॉन्ग नैरो कॉलम। अगर हमारे पास लॉन्ग नैरो कॉलम हो रहा है तो हमारे पास क्या मिलेगा मैम, अगर आपको लॉन्ग और नैरो कॉलम मिल रहा है तो आपको बहुत बढ़िया सेपरेशन मिलने वाला है, जिसमें क्या होगा, लेकिन अगर हमें आपको देखो, अगर आपको पतला और लंबा सा कॉलम लोगे तो बहुत बढ़िया सेपरेशन मिलेगा, लेकिन उसी की जगह अगर आप छोटा और चौड़ा कॉलम ले लोगे तो आपका सेपरेशन बहुत बेकार होगा, उतना बेटर सेपरेशन नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट जो होता है वो कई बार कॉलम के शेप पे, कॉलम के साइज पे बहुत डिपेंड करता है। देखो अगर हम इस टाइप का अपना नैरो सा कॉलम ले रहे हैं तो वेल एंड गुड है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी स्टेशनरी फेज अंदर एम्बेडेड है। अब स्टेशनरी फेज के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, मूवमेंट ऑफ मोबाइल फेज, यानी मोबाइल फेज धीरे 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 क्या करेंगे, मूव करेंगे, और इन्हीं के इल्यूशन टाइम के बिहाफ पर हम अपना रिजल्ट निकाल लेंगे, है ना। तो प्रिपरेशन अगर कॉलम की देखनी होगी तो क्या होगा मैम, जो हमारा कॉलम है ये ग्लास ट्यूब का होता है, यानी कांच का बना हुआ एक ट्यूब होता है, जिसके बॉटम पोर्शन में क्या होता है मैम, बॉटम पोर्शन में, यानी इसको बंद करने के लिए हम कॉटन वूल लगा सकते हैं, नोजल लगा सकते हैं, या वुड वॉल भी लगा सकते हैं, या कोई एस्बेस्टस का पैड भी लगा सकते हैं। जिस भी बच्चे ने ये करा होगा एक्सपेरिमेंट, आपने अपने लैब्स में देखा होगा। उसके बाद above which basically after packing a paper disc kept on the top, जैसे ही हमारा कॉलम पूरा हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, हम ऊपर क्या रखेंगे मैम, ऊपर आप एक पेपर रख दोगे। हमने ऊपर क्या रखा मैम, आपने ऊपर एक पेपर डिस्क रख दिया। जैसे ही हम ऊपर एक पेपर डिस्क रखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा मैम, जो एब्जॉर्बेंट लेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, सेफ रहेगी, ताकि हमें अपना रिजल्ट जो है वो एकदम अप्रोप्रिएट, एकदम प्रॉपर हमें हमारा रिजल्ट मिल सके। उसके बाद हम क्या करेंगे मैम, पैकिंग की ना कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्या टेक्निक्स है, यहाँ से एज इट इज़ आपका डायरेक्ट सवाल बनने के पूरे चांसेस हैं। पैकिंग की क्या टेक्निक होती है, पहली टेक्निक होती है बेटा आपकी ड्राई पैकिंग। ड्राई पैकिंग या ड्राई फिलिंग क्या होती है मैम, यहाँ एड्सॉर्बेंट को पैक किया जाता है कॉलम में, लेकिन एक ड्राई फॉर्म में, कोई भी लिक्विड के साथ इसको सबमर्ज नहीं करते। एंड सॉल्वेंट को कैसे फिल करते हैं मैम, जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक हम अपना सॉल्वेंट उसमें ऐड करते रहते हैं। इसका एक डीमेरिट होता है। क्या डीमेरिट है, डीमेरिट यानी डिसएडवांटेज मैम, एयर बबल्स आने लगते हैं यहाँ पर। अगर हम ड्राई पैकिंग करेंगे तो एयर बबल्स आने लगेंगे, और बेटा जब एयर बबल्स आने लगते हैं तो हमारा रिजल्ट कभी भी प्रॉपर नहीं मिल पाता, कभी अप्रोप्रिएट रिजल्ट नहीं मिल पाता। एयर बबल्स को हटाने के इस प्रोसेस को बेटा पता है क्या बोलते हैं, इसको हटाने के इस प्रोसेस को बोला जाता है डी गैसिंग।
तो हमें अक्सर क्या करना पड़ता है मैम, डी गैसिंग करनी पड़ती है। डी गैसिंग के थ्रू क्या होता है, जो भी यहाँ एयर बबल्स आए हैं वो सारे के सारे रिमूव होने का काम करेंगे। उसके बाद में आपकी एक पैकिंग आती है वेट पैकिंग, इसको हम वेट पैकिंग या वेट फिलिंग भी बोलते हैं। अब यहाँ क्या होता है मैम, मटेरियल को बेसिकली स्लरी फॉर्म में ऐड किया जाता है सॉल्वेंट के साथ, और वो भी छोटे छोटे पोर्शंस में मिलाकर हम ऐड करते हैं। स्टेशनरी फेज सेटल्स यूनिफॉर्मली, स्टेशनरी फेज एक तरीके से पूरी भर दी जाती है कॉलम में। स्टेशनरी फेज में याद रखना होता है हमें कि मैम स्टेशनरी फेज जो है आपकी, यहाँ पर आपको याद रखना है किसी प्रकार की क्रैकिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। और सॉलिड सेटल डाउन वाइल द सॉल्वेंट रिमेन अपवर्ड, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं यानी जो प्रेसिपिटेट टाइप का होगा वो नीचे नीचे आपके सरफेस पे कॉलम में सेटल डाउन होने लगेगा। जैसे कि ये मान लो आपका कॉलम है, इसको हमने बंद कर दिया। अब जो सॉलिड पार्टिकल होगा वो नीचे नीचे सेटल डाउन होगा और जो सॉल्वेंट होगा वो हमारे पास ऊपर रहने वाला है। ये हमारे पास वेट पैकिंग में होता है। डन। और दिस सॉल्वेंट इज रिमूव्ड, देन अगेन कॉटन प्लग इज प्लेस्ड। हम यहाँ से कॉटन पैड निकालेंगे जिससे ये जितना भी सॉलिड पार्टिकल है ये बाहर हो जाएगा। जैसे ही ये बाहर हो गया फिर से कॉटन पैड लगा के इसको बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब किसके अंडर रहेगा मैम, ये आता है वेट पैकिंग के अंडर। डन। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख ली। अब बेटा हम लोग देख लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। किसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख रहे हो मैम, हम बात कर रहे हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ व्हाट मैम, ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। चलो जी, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में बहुत ढंग से देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होता है मैम, यूज टू सेपरेट एनी टाइप ऑफ मिक्सचर। आपको किसी भी टाइप का मिक्सचर सेपरेट करना हो आप इसका यूज कर सकते हो। हम लिखेंगे यूज्ड टू सेपरेट एनी टाइप ऑफ मिक्सचर, यानी अगर हमें मैम किसी भी टाइप का मिक्सचर सेपरेट करना हो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा मैम, यहाँ सैंपल को सेपरेट करके दोबारा से भी रीयूज़ किया जा सकता है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सैंपल आर सेपरेटेड एंड रीयूज्ड अगेन। सैम्पल्स को सेपरेट करके हम क्या कर सकते हैं मैम, सैंपल आप बहुत इजीली सेपरेट भी कर सकते हो, सेपरेट करके हो आप रीयूज भी कर सकते हो। डन। एंड यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ मोबाइल फेजेस कैन बी यूज, एक दो नहीं बहुत अलग अलग तरीके की मोबाइल फेजेस हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो बता दो हम क्या लिखने वाले हैं मैम, आप लिख दीजिए वाइड रेंजेस ऑफ मोबाइल फेज कैन बी यूज्ड। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका टर्म आ गया कि यहाँ पर एडवांटेजेस क्या क्या है मैम। यहाँ पर डिफरेंट एडवांटेजेस हैं, जैसे कि किसी भी टाइप का सॉलिड हो लिक्विड हो मिक्सचर आप सेपरेट कर सकते हो, सैंपल को अगेन आप रीयूज़ कर सकते हो, और यहाँ पर वाइड रेंज ऑफ मोबाइल फेजेस क्या होंगी, यूज़ की जा सकती हैं। अब मुझे बता दीजिए मैम इसका डिसएडवांटेज क्या होगा। बेटा यहाँ पर बेसिकली अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो कंज्यूमिंग बहुत होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है। कैसा होता है ये मैम, ये कॉलम बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगता है। टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ बेटा ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, तो ज़्यादातर ये इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, बहुत टाइम जाता है, एक्सपेंसिव भी आता है और साथ में कुछ इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है। ये कैसा है मैम, ये हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर होता है, इसीलिए उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है। लेकिन ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि टाइम कंज्यूमिंग होना, एक्सपेंसिव होना एंड कॉम्प्लिकेटेड हो जाना। डन। उसके बाद में मैम आप ज़रा हमें बता दीजिए कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। आप हमें ये बता दीजिए कि आपका जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी चल रहा है ना, इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, हम कहाँ कहाँ किस किस जगह इनका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप किसी भी कंपाउंड के मिक्सचर में उसको सेपरेट करने के लिए इनका यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, यानी हम क्या करने वाले हैं मैम, आप कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या कर सकते हो मैम, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा हम बेसिकली रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज़, हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए भी किसका यूज़ कर सकते हैं मैम। अगर आपको इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल करना है या सीधे सीधे मैं लिख दूँ अगर प्योरीफिकेशन करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे मैम, हम बहुत ही ईजिली अपने कॉलम का यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने चीज़ें तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी बहुत डिटेल में, है ना। तो हम सेपरेशन कर सकते हैं, हम इम्प्योरिटीज़ का रिमूवल कर सकते हैं, और जो मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम आइसोलेट कर सकते हैं। यानी हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कि आइसोलेशन ऑफ
मेन एक्टिव ड्रग्स। क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे मेन एक्टिव कंपाउंड्स होंगे या जो भी हमारे मेन एक्टिव ड्रग्स होंगे, उन सभी के आइसोलेशन के लिए हम क्या करेंगे मैम, उन सभी के आइसोलेशन के लिए आप इनको बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। अब लास्ट में देख लीजिए बेटा कि किस टाइप के आप डिटेक्टर का यूज़ करते हो। और ये वाला जो पूरी स्लाइड है, मैं स्टार मार्क करके ज़रूर जा रही हूँ, इस स्लाइड को प्रॉपरली पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये स्लाइड आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल तुम्हें डायरेक्टली देखने को मिलेगा। मैम यहाँ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर का आप यूज़ कर सकते हो, जो कि बेसिकली मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए यूज़ हो जाता है। उसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर TCD का यूज़ कर सकते हो, जो यूनिवर्सल डिटेक्टर है। उसके अलावा आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर यानी ECD का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि हैलाइड्स के लिए, नाइट्रेट्स के लिए, नाइट्राइल्स के लिए, परऑक्साइड्स, इन सभी के लिए होता है। सिमिलरली आप नाइट्रोजन फॉस्फोरस का यूज़ कर सकते हो, ये स्पेसिफिकली केवल नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस एलिमेंट्स के लिए होगा। अगर आप फ्लेम फोटोमेट्री का यूज़ कर रहे हो तो ये डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे सल्फर, फॉस्फोरस, टिन, बोरॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, सबके लिए हो सकता है। एंड इफ़ यू आर यूजिंग द फोटो आयनाइजेशन तो ये स्पेसिफिकली एलिफैटिक एरोमेटिक्स एंड बेसिकली कीटोन्स के लिए अवेलेबल होता है। एप्लीकेशंस जैसे कि मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को सेपरेट करना, प्योरिफिकेशन करना, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स का आइसोलेशन करना, ड्रग्स का एस्टिमेशन करना, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के आइसोलेशन के अलावा प्राइमरी सेकेंडरी ग्लाइकोसाइड्स का डिटर्मिनेशन करना एंड डायोस्टीरियोमर्स का बेसिकली हमें सेपरेशन करना। इन सभी की जगह पर क्या करते हैं मैम, हम इन सभी की जगह पर इसका यूज़ करते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी और इस क्लास के साथ पूरा का पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी हमने वाइंड अप कर लिया। आज की क्लास में मैंने पूरा कॉलम क्रोमेटोग्राफी बता दिया, उससे पहले वाली क्लास में मैंने सारी क्रोमेटोग्राफीज का फाउंडेशन बताया था। अब जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी के साथ। मुझे जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी समझ आया। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर बताइएगा और रिविजन करते रहना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून विद फार्मेसी इंडिया प्लस।